चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब हम टैली की कुछ फंक्शन की के बारे में पढ़ेंगे, है ना। टैली में कैसे एंट्री होती है, क्या फंक्शन की हैं उसमें एंट्री करने के लिए। यू ऑल हर्ड अबाउट द टैली के बारे में थोड़ा बहुत तो सुना ही है ना आपने सबने। ठीक है, तो बस उसी की फंक्शन की देख रहे हैं। टैली में ना प्राइमरीली ये 6 कैटेगरी में एंट्रियों को डिवाइड किया गया है, F4, F5, F6, F7, F8 और F9, है ना। F4 में कॉन्ट्रा की एंट्री, F5 में पेमेंट की एंट्री, F6 में रिसिट की एंट्री, F7 जर्नल, F8 सेल, F9 परचेज। ये 6 कैटेगरी की एंट्रियां हैं। मोस्टली सारी एंट्री यहीं पे होती हैं। इसके अलावा अगर कोई एंट्री होगी तो वो स्पेसिफिक नेचर की एंट्री आएगी और वो मैं आपको हाथ के हाथ बीच में बताता रहूँगा ना। जब हम जैसे टैली आगे चलते रहेंगे तो वहाँ बीच में आती रहेंगी, वो बीच में कराते रहेंगे। तो F4 में कॉन्ट्रा की एंट्री का मतलब है विच एंट्रीज आर सपोज टू बी इन कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा में कौन सी एंट्री करते हैं हम? F4 कॉन्ट्रा। हाँ कॉन्ट्रा में, लेकिन कॉन्ट्रा में कौन सी एंट्री की जाती है? ये तो टैली ने नाम दे दिया कॉन्ट्रा। सर बैंक से बैंक का ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, डिपॉजिट ट्रांजैक्शन। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर मान लीजिए मैंने बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करा है, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र, कैश डिपॉजिट करा है बैंक में, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश निकाल लिया फ्रॉम बैंक, तो वो एंट्री होगी टैली में। लेकिन ये जो तीनों ट्रांजैक्शन है दे ऑल शुड बी विद एंटिटीज ओन बैंक अकाउंट। वो एंटिटी के खुद के बैंक अकाउंट में साथ होने चाहिए। विद ओन अकाउंट या ओन बैंक ऑफ एंटिटीज, है ना। एंटिटीज ओन बैंक अकाउंट, खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए। किसी दूसरे बैंक अकाउंट के साथ ऐसा काम होगा तो एंट्री कॉन्ट्रा में नहीं होगी, फिर कुछ और होगी। ओन बैंक अकाउंट, कंपनी ने अपने बैंक अकाउंट में कैश जमा कराया, एंट्री F4 कॉन्ट्रा में। उस कंपनी ने अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए तो एंट्री F4 कॉन्ट्रा में। उस कंपनी ने अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करा तो भी एंट्री F4 कॉन्ट्रा में। तो ये तीनों तरह की ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रा में रिकॉर्ड होती हैं F4 में, है ना। कंडीशन है कि एंटिटी शुड मस्ट डू दिस ट्रांजैक्शन विद ओन बैंक, अपना ही बैंक होना चाहिए। यानी कि ये भी उसी कंपनी का बैंक है और ये भी उसी कंपनी का बैंक है। कंपनी ने एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करे तो भी कॉन्ट्रा, जो कलेक्शन हुई उससे जो कैश कलेक्ट हुआ कैश को बैंक में जमा करा दिया तो भी कॉन्ट्रा, कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी तो बैंक से पैसे निकाल लाए तो भी एंट्री कॉन्ट्रा में। अगली ट्रांजैक्शन है F5 पेमेंट। F5 पेमेंट का मतलब है कोई भी पेमेंट किसी को भी कर दो। अगर किसी को भी कोई भी पेमेंट करी है तो एंट्री F5 में एनी अमाउंट पेड टू एनीवन। किसी को भी कोई भी पेमेंट कर दी, 1 रुपया, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनी अमाउंट पेड टू एनीवन आइदर इन कैश और इन बैंक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंट्री पेमेंट में ही होगी। यानी कि अगर आपके पास ट्रांजैक्शन आई ₹5000 पेड टू क्रेडिटर तो एंट्री क्या करोगे? टैली में एंट्री करने से पहले आपको ना ये फंक्शन की यूज करनी होती है। तो ₹5000 पेड टू क्रेडिटर, तो जो भी एंट्री रिकॉर्ड होगी उससे पहले आपको ये फंक्शन की यूज करनी पड़ेगी। और पैसे दिए हैं तो F5 में पहले F5 करोगे, उसके बाद आप डेबिट क्रेडिट करोगे। अगर पेमेंट की एंट्री है तो एंट्री क्या बनेगी? जनरल नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? अगर पेमेंट किसी को 5000 रुपये दे दिए क्रेडिटर को तो एंट्री क्या बनेगी? हेलो, डेबिट, कैश डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा? पार्टी। हाँ जी रूपाली, सही कह रहे हैं राहुल। और आप, अच्छा, और आप ये बोल रहे हो कैश अकाउंट डेबिट होगा। हे भगवान, कैसे काम चलेगा? टू पार्टी। मैं 11th-12th कॉमर्स किया था, बस तो मैं फाइनेंशियल मार्केट तो बस तो 11th-12th में ही तो होता ही है और कहीं होता ही नहीं उसके अलावा। आप कह रहे हो ये वाली एंट्री ठीक है पेमेंट की? मुझे तो सही लग रही है।
नहीं आपको तो कोई बात नहीं है, जो तो कॉमर्स के धुरंधर बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, उन्हें कैसे सही लगी है। रूपाली एंट्री सही है गलत है? जब आप पेमेंट करते हो तो कैश आपका बढ़ता है या घटता है, पहले तो ये बताओ। कैश कम होता है, कैश कम होता है, एंड कैश इज माई एसेट। जब जब मेरी एसेट कम होगी तो एसेट को, अभी हमने परसों एक टेबल बनाई थी, याद है? एक ऐसे करके टेबल बनाई थी, याद है टेबल? यहाँ पे एसेट था, यहाँ पे लाइबिलिटी थी, यहाँ इनकम था, यहाँ एक्सपेंस था। यहाँ मैंने लिखा था एसेट बढ़ेगा तो डेबिट कर देना, एसेट घटेगा तो क्रेडिट कर देना। तो कैश अगर मैं पैसे दूंगा तो एसेट बढ़ेगा घटेगा? तो घटेगा तो क्रेडिट करेंगे नहीं करेंगे? अभी परसों ही हमने एक टेबल पढ़ी है ना, जिसमें टेबल में ऐसे लिखा हुआ था, मैंने वो इसीलिए लिखी थी, वो डेबिट क्रेडिट के टंग ट्विस्टर रूल याद नहीं हो रहे हो तो आप यहीं से काम चला लो। एसेट लाइबिलिटी एक्सपेंस और इनकम, अगर ये बढ़ रहा है तो डेबिट, ये घट रहा है तो क्रेडिट, ये बढ़ रहा है तो क्रेडिट और ये घट रहा है तो डेबिट। ऐसी टेबल बनाई थी ना परसों, याद है आपके पास? मिथिलेश यार, ऐसा मत करो मिथिलेश बच्चा, ये तो गलत बात सी नहीं लग रही आपको कुछ? डेबिट, ये क्रेडिट, ये बढ़ेगा तो क्रेडिट, ये घटेगा तो डेबिट, इतना आसान काम था। और जब कैश मेरी एसेट होती है, कैश चला जाता है तो कैश क्रेडिट होता है ना? कैश या बैंक जहाँ से भी पैसा जाएगा वो क्रेडिट होगा, और जिस पार्टी को पैसा दिया वो डेबिट होगा। अगर मैं अपने क्रेडिटर को पैसे देता हूँ तो मैं अपनी लाइबिलिटी को कम कर रहा हूँ। लाइबिलिटी जब जब कम होती है तो डेबिट होती है, यही तो है यहाँ पे, हाँ ना? चलो अभी देखते हैं, रुक जाओ, इसको थोड़ा साफ साफ बना लूँ, इसकी ज़रूरत तो बहुत पड़ेगी। यहाँ देख लेना राहुल, अगर आप परसों वाली क्लास में नहीं थे कह रहे हो तो इसे देख लेना ज़रा, ये इसे दोबारा बना रहा हूँ मैं आपके लिए, है ना? जी सर। तो और जो था वो तो था ही था, वो भी देख ही ले वैसे तो। एसेट लाइबिलिटी एक्सपेंस और इनकम, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट होगा, एसेट घटेगी तो क्रेडिट होगा। इन लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, लाइबिलिटी घटेगी तो डेबिट होगी। एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, एक्सपेंस कम होगा तो क्रेडिट होगा। इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, इनकम डिक्रीज होगी तो डेबिट होगा। ये ध्यान रखना, सारी जनरल एंट्री का सार यही है बस, इसके अलावा कोई तरीका नहीं एंट्री करने सीखने का, सबसे आसान तरीका यही है। तो अगर मैंने किसी को पेमेंट करी है तो पेमेंट करने में आपको कैश अकाउंट क्रेडिट करना है और पार्टी का अकाउंट डेबिट करना है, क्योंकि कैश आपकी एसेट होती है और एसेट कम हो रही है। एसेट कम होगी तो क्रेडिट होगी, और पार्टी की अगर लाइबिलिटी को पे कर दोगे तो लाइबिलिटी भी कम होगी। जब लाइबिलिटी कम होती है तो उसे डेबिट करते हैं। तो एनी अमाउंट पेड टू एनीवन, किसी को भी 1 रुपया दे दो, 1 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, एंट्री यही होगी, F5 में होगी। अभी एंट्री क्या होगी, हालांकि हम सीख नहीं थे, अभी तो हम ये सीख रहे थे एंट्री कहाँ होगी। आप तो कहाँ होगी में उलझ गए। रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब पैसे मिलने से है। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एनीवन, किसी से कुछ भी पैसा मिल जाए। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एनीवन, ठीक है? एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एनीवन, किसी से भी कोई पैसा मिल जाएगा तो एंट्री F6 में। क्लियर है यहाँ तक? F7 जर्नल, इसे अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं। F8 सेल्स, सेल ऑफ गुड्स, स्टॉक, इन्वेंट्री, ऐसी चीज़ों की सेल ऑफ गुड्स, इन्वेंट्री, स्टॉक, रॉ मटेरियल, अगर ये चीज़ें बिकती हैं तो एंट्री F8 में। और F9 में क्या है, अगर इन्हीं को आप खरीदोगे तो एंट्री F9 में, F9 परचेज ऑफ स्टॉक, गुड्स, इन्वेंट्री, अगर ये चीज़ें खरीदी हैं तो एंट्री F9 में। परचेज हो, स्टॉक हो गया, गुड्स होगी, इन्वेंट्री होगी, ऐसी कोई भी चीज़ है खरीदी है तो एंट्री F9 में। ये एक बार नोट कर लो पहले आप, है ना? फिर इसको आगे आराम से डिस्कस करूँगा, इसे मैं हटा दूंगा, अब आराम से फिर डिस्कस करेंगे। अब मैं कुछ ट्रांजैक्शन लिख रहा हूँ, आप बताना F4, F5, F6, F7, F8 कहाँ की होनी चाहिए वो ट्रांजैक्शन, है ना? ये एंट्री कौन से फंक्शन की में होगी, एंट्री क्या होगी नहीं पूछ रहा हूँ, अभी ये पूछ रहा हूँ F1, F2, F3 कहाँ होगी है? कैश डिपॉजिट इनटू क्रेडिटर्स बैंक अकाउंट ₹15,000,
कहाँ एंट्री होगी ये? क्रेडिटर्स बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। पेमेंट मैं ये पूछ रहा हूँ एंट्री पेमेंट में होगी, रिसिप्ट में होगी, कहाँ होगी? जर्नल में? अभी अपने वहाँ जर्नल डिस्कस नहीं करा, ध्यान रखना ना। पेमेंट में सर F4 या F5? F5 है ना, F5। कैश डिपॉजिट हुआ, लेकिन इसमें कैश डिपॉजिट हुआ है। बुट्टी से हाँ जी, कैश डिपॉजिट हुआ है। कैश डिपॉजिट एक बार दोबारा देखो अपनी नोटबुक, अगर आपने नोट करा था ना वो। क्रेडिटर्स अकाउंट होगा ना सर, एंटिटी के अकाउंट में थोड़ी होगा। हाँ जी मिथिलेश, रूपाली, इज इट F4 और F5? सर F5। चलो नहीं मान रहे हो तो मैं ही मान जाता हूँ, आप नहीं मान रहे हो तो। F5 है। राहुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये क्रेडिटर्स के अकाउंट हुआ है, कंपनी के खुद के बैंक अकाउंट में जमा नहीं हुआ है, तो F5 है। अब एंट्री बता दो क्या होगी? क्रेडिटर्स बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट। हाँ अब सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 15,000 रुपये टू कैश। क्लियर हो गया? यस सर। चलते हैं दूसरी जगह। ₹20,000 रिसीव्ड बाई चेक फ्रॉम डेटर्स। डेटर से 20,000 रुपये चेक से मिले हैं। एंट्री कहाँ? F6। रूपाली, मिथिलेश, F6 बोलना है ना बच्चा, ऐसे कोई। F6 एंट्री क्या होगी? अब एंट्री बता दो बस। सर कैश अकाउंट डेबिट टू डेबिटर अकाउंट क्रेडिट। थोड़ा सा जल्दी हो मिथिलेश, आप दोबारा सोचो एक बार। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स हाँ आप सही बोले ना, मैं ही क्या थोड़ा सा जल्दी आ गया। बैंक अकाउंट देखो, अब क्या प्रॉब्लम है कि आप जो एंट्री बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, आपकी एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टैली में प्रॉब्लम है। जब आप टैली करोगे तो टैली में ऊपर क्रेडिट आएगा। जब F6 में टैली में एंट्री करोगे तो ऊपर क्रेडिट आएगा और नीचे डेबिट आएगा। यहाँ पर बिल्कुल ठीक थे, यहाँ पर ऊपर डेबिट आता है और नीचे क्रेडिट ही आता है F5 में, तो यहाँ मैंने इसलिए कुछ लिखा नहीं जानबूझ के। लेकिन जब आप टैली में सेम एंट्री करोगे तो ऊपर क्रेडिट नीचे डेबिट आएगा। जबकि आप मैनुअल एंट्री करते हो तो हमेशा ऊपर डेबिट लिखते हो ना। इन केस ऑफ मैनुअल एंट्री वी ऑलवेज राइट डेबिट साइड फर्स्ट, देन सेकंड लाइन इज द क्रेडिट लाइन। बट टैली में ये चेंज होता रहेगा, वो है ना, ये हमेशा चेंज होगा। तो यहाँ पे F6 में क्रेडिट ऊपर आएगा, तो अब मुझे यहाँ पे डेटर्स अकाउंट लिखना पड़ेगा। डेटर्स अकाउंट, और कर्जर भी बाहर जाएगा, ध्यान रखना। क्रेडिट वाले कॉलम पर ही जाएगा कर्जर, आपका अंदर वाले कॉलम पे आएगा ही नहीं। टू बैंक अकाउंट, द बैंक इन विच द कंपनी इज गोइंग टू डिपॉजिट चेक। जिस भी बैंक में कंपनी पैसे जमा गई वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो ये एंट्री ऐसे होगी, है ना। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ये डेबिट क्रेडिट चेंज होंगे बार बार, तो ध्यान रखना क्या होगा। लेकिन F6 में कभी चेंज नहीं होगा। F6 में हमेशा क्रेडिट ऊपर आएगा, F5 में हमेशा डेबिट ऊपर आएगा। अगली एंट्री करते हैं। बैंक से 25,000 रुपये निकाले हैं, एंट्री कहाँ पर? कॉन्ट्रा मतलब F4, ठीक है। एंट्री क्या होगी? ऊपर क्रेडिट आएगा, ऊपर क्रेडिट आएगा, ऊपर क्रेडिट आएगा, नीचे डेबिट आएगा इस केस में। हाँ जी, F4 में क्रेडिट ऊपर चला जाएगा, ध्यान रखना। तो कैश अकाउंट क्रेडिट और बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है एंट्री। रूपाली, राहुल, यस सर। मैं लिख रहा हूँ कैश अकाउंट क्रेडिट और बैंक अकाउंट डेबिट। आप कह रहे हो क्रेडिट में कैश अकाउंट, पता नहीं है, अभी मुझे पता नहीं है सही है एंट्री है कि जैसा ज़्यादा बच्चे बोलेंगे मैं वैसी बात मान लेता हूँ, आपको पता ही है मैं इस मामले में शरीफ आदमी हूँ। एंट्री ठीक है रूपाली और राहुल भाई। देखो क्लास में 2 बच्चे बोल रहे हैं बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, आप ऑनलाइन वाले 3 बच्चे बोल रहे हो कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा जब मैं बैंक से कैश निकालूंगा। तो आप पता कौन सी एंट्री में रह रहे हो? आप बैंक में जमा करने वाली एंट्री बता रहे हो, क्योंकि आपके मन में वही चल रहा है। पैसा निकालो तो डेबिट होता है, आपके मन में वही चल रहा है कि बैंक में कैश जमा करा है, लेकिन मैंने बैंक में कैश जमा करी, एंट्री नहीं बोली। मैंने तो एंट्री करी है बैंक से निकालने की। आप मेरी एंट्री भी तो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। आप जल्दी जवाब दे रहे हो लेकिन बिना सोचे दे रहे हो, है ना। तो आपको क्या देखना है कि कैश निकाला है या कैश जमा करा है। ये तो कैश निकाला था,
F4 की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा और कैश अकाउंट डेबिट होगा। नाउ इट इज ओके। नोट करनी है, आप नोट कर लो एंट्री पर। यू नोटेड? राहुल रूपाली, सॉरी मिथिलेश रूपाली, जस्ट नोट डाउन द एंट्रीज, है ना। आप एंट्री नोट कर लो एक बारी। अच्छा, आप जिसकी एंट्री कर रहे हो XYZ लिमिटेड, दिस कंपनी डील्स इन कंप्यूटर, लैपटॉप एंड हार्डवेयर पार्ट्स। इस कंपनी का बिजनेस ये है, ध्यान रखना। ये नहीं चलो बिजनेस है, ध्यान, ठीक है। हेलो, Yes, sir. इसको ध्यान रखते हुए एंट्री करना। अभी अगली बार जो एंट्री कर रहा हूँ मैं, अब, है ना। अब एंट्री है 3 लैपटॉप परचेज फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम HP वर्ल्ड। ये कंपनी का नाम है जिससे आपने खरीदे हैं। 1,60,000 रुपये के 3 लैपटॉप हैं, ऑफिस यूज के लिए खरीदे हैं और उधार में खरीदे हैं। तो एंट्री कहाँ होगी? ये कौन सा बच्चा गायब हो गया? तो कैश अकाउंट क्रेडिट। नहीं, आप मिथिलेश पहले फंक्शन की बताओ। F2, F3, F4, F5 बताओ। जस्ट गिव मी द फंक्शन की। F9, ओके। सम ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज सेइंग F9। तो F9 को जरा F9 के आगे लाइन क्या लिखी है, जरा बोल, जोर से बताना, सुनने आपने क्या लिखा है वहाँ पे F9 के आगे। F9 में एंट्री कब करते हो, पढ़ के सुनाना जरा जोर से। परचेज ऑफ मशीनरी एसेट्स। F9 में कहाँ लिखा है मशीनरी? क्यों झूठ बोल रहे हो मिथिलेश? F9 में मशीनरी कब लिखा है बेटा? नहीं होगी सर एंट्री, क्योंकि अब वो है सर, अरे क्योंकि को छोड़ो, पहले इसके लिए परचेज के गुड्स नहीं। पहले राहुल वो लाइन पढ़ के बताओ जो F9 के आगे लिखी है मैंने। अब क्योंकि अब क्योंकि का टाइम चला गया ना बेटा। अब वो पढ़ के बताओ जो F9 के आगे अपनी लाइन लिखी है। नोट करा था, नहीं करा था? लिखा है सर परचेज ऑफ गुड्स। हाँ, तो बेटा मशीनरी कहाँ लिखा है मैंने, बताओ। सर गुड्स और मशीनरी सेम होता है ना? ऐसा मत बोलो, आगे पढ़ो जरा। परचेज ऑफ गुड्स ऑब्लिक, आगे पढ़ो। स्टॉक गुड्स हाँ, इन्वेंटरी। हाँ ना। तो गुड्स पहली बात मशीनरी नहीं होती बच्चा, ठीक है। और इन्वेंट्री, स्टॉक और गुड्स का मतलब होता है द आइटम बीइंग परचेज फॉर रीसेल पर्पजेज। जो भी आइटम रीसेल के लिए खरीदते हैं उसे गुड्स भी बोलते हैं, उसे स्टॉक भी बोलते हैं और इन्वेंट्री भी बोलते हैं। इफ़ आई एम डीलिंग इन अ बिजनेस ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड लैपटॉप, the computer, laptop, hardware item which I have purchased for resale purposes, that is my stock. The item which I have purchased with purpose of using in office, it is not my stock. आप एक बात देखो, जिस कंपनी में मान लीजिए आप अगर कहीं काम करते हो या कहीं पे भी किसी को भी देखोगे, आप अगर जो उनके, आप मान लीजिए किसी कंप्यूटर वाले की दुकान पे कंप्यूटर लैपटॉप खरीदने गए, जिसमें उसका अकाउंटेंट काम कर रहा है, जिसमें उसकी बिलिंग टीम वाला काम कर रहे हैं, क्या वो लैपटॉप आपको बेच देंगे? क्या वो लैपटॉप आपको बेचेंगे? नहीं बेचेंगे ना, वो तो उनके ऑफिस यूज के लिए है, तो वो कोई बेचने के लिए होता है। जो एसेट आपके ऑफिस में यूज होने के लिए आई है वो रीसेल के लिए नहीं है और वो स्टॉक नहीं, वो स्टॉक भी नहीं है। तो जब स्टॉक नहीं है तो F9 परचेज में एंट्री नहीं हो सकती। गुड्स और मशीनरी इज नॉट इक्वल, है ना। गुड्स और मशीनरी एक नहीं है। गुड्स, इन्वेंट्री और स्टॉक एक है। उनका मतलब होता है द आइटम हेल्ड फॉर रीसेल और ट्रेडिंग और टू बी कंज्यूम्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। गुड्स, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल का मतलब है द आइटम विच इज हेल्ड फॉर रीसेल और ट्रेडिंग और टू बी कंज्यूम्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोसेस। जो आइटम मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोसेस में कंज्यूम हो जाएगी या रीसेल के लिए रखी है, ट्रेडिंग के लिए रखी है, वो चीज़ मेरा स्टॉक, इन्वेंट्री और ट्रेडिंग आइटम होती है, गुड्स होती है। मशीनरी मेरे गुड्स तब होगी जब वो रीसेल के लिए होगी, जब मैं प्लांट एंड मशीनरी बेचने का काम करता हूँ। अच्छा, कार क्या चीज़ है? हाँ जी मिथिलेश, गलत बात बोल रहे हो, फिर गलत बात बोल रहे हो। पहले मेरे से आप ये पूछोगे कि ये कार क्यों खरीदी गई है। अगर मान लीजिए मैं ऑटोमोबाइल डीलर हूँ तो कार क्या हो जाएगी मेरे लिए? ये मैं ऑटोमोबाइल डीलर हूँ, बताओ। सर XYZ तो कंप्यूटर का बिजनेस। अरे अंकल एक बात तो सुनो, अभी तो अलग बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे बात छूट गई भाई, यहाँ पे आओ। यहाँ कार पे अलग से आया हूँ मैं। अगर आप इस कंपनी की मांग रहे हो तो फिक्स एसेट है ना। तो अगर आपके पास कोई भी आइटम का नाम आएगा, तो ये तो लैपटॉप की बात हो रही थी, अगर किसी भी एसेट का नाम आएगा तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है क्या मैं इसे बेचने के पर्पज से खरीद के लाया हूँ या यूज करने के लिए लाया हूँ। अगर यूज करने के लिए लाया हूँ तो फिक्स एसेट हो जाएगी। अगर मैं ऑटोमोबाइल डीलर हूँगा तो क्या होगा? गुड्स हो जाएगा। अगर मैं है ना, बिल्कुल, अगर मैं कार की डीलरशिप ले रखी है और कार खरीद के लाया हूँ तो इन्वेंट्री हो जाएगा।
हाँ, ये XYZ लिमिटेड जो वो है आपकी, क्या नाम लेते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप की जो कंपनी है, उसके लिए ये फिक्स एसेट है। अगर इसके रेफरेंस में बात करोगे तो ये फिक्स एसेट है। अदरवाइज आपको कोई भी नई एसेट आएगी तो देखना पड़ेगा व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ दैट एसेट। इफ दैट एसेट इज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल तो स्टॉक है, और टू बी कंज्यूम्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो भी स्टॉक है, और सर्विस प्रोसेस तो भी स्टॉक है। जैसे मान लीजिए आप कहीं ब्यूटी पार्लर जाओ, ब्यूटी ट्रीटमेंट कराने जाओ, तो उसमें जो वो क्रीम वगैरह जो कॉस्मेटिक यूज करते हैं वो सब क्या चीज़ है, उनका स्टॉक है, उनका है ना, स्टॉक है, रॉ मटेरियल का स्टॉक है ना, तो वो रॉ मटेरियल का स्टॉक है, तो वो क्या होता है, वो सर्विस के प्रोसेस में कंज्यूम होता है, इसलिए वो स्टॉक है। तो ये लैपटॉप जो मैं ऑफिस में यूज करने के लिए लाया हूँ, बेशक मैं कंप्यूटर हार्डवेयर लैपटॉप का बिजनेस करता हूँ, बट ये मेरा स्टॉक नहीं है, ये तो ऑफिस में यूज होगा, इनको बेचना ही नहीं है। तो अब इसकी एंट्री कहाँ होगी, देखो ऊपर से चलते हैं। F4 में एंट्री कौन सी थी, कैश जमा करना, कैश निकालना और बैंक टू बैंक ट्रांसफर करना, क्लियर है। Yes, sir. F5 में एंट्री थी पेमेंट कर दी किसी को भी, F6 में था किसी से भी पैसे ले लिए, F8 में था सेल ऑफ स्टॉक, इन्वेंट्री, गुड्स और ट्रेडिंग आइटम, F9 में था परचेज ऑफ गुड्स, इन्वेंट्री और ट्रेडिंग आइटम और रॉ मटेरियल, लेकिन F7 छूट गया था। तो F7 एक तरह से धर्मशाला है, F7 इज धर्मशाला, जिसमें जो एंट्री कहीं नहीं आएगी वो F7 में आएगी। फिर पहले आपको ध्यान रखना है कि स्पेसिफिकली जो 5 फंक्शन की हैं आपके पास F4, पहले आपको स्पेसिफिक फंक्शन की याद देखनी है कि यहाँ तो नहीं आ सकती है, F4 में कोई आ सकती है, F5 में आ सकती है, F6 में आ सकती है, F7 में आ सकती है, सॉरी F7 नहीं, F8 में आ सकती है या F9 में आ सकती है। अगर इन सब के आंसर नो होंगे, और हमने एंट्री करने के लिए क्या मूल मंत्र सीखा हुआ है, एंट्री कब कर देनी है, देयर मस्ट बी अ इवेंट, एंड इवेंट कैन बी वैल्यूड इन अ मॉनेटरी टर्म, एंड दैट इवेंट मस्ट एंड इवेंट दैट रिलेट टू माय अकाउंटिंग एंटिटी। ये तीनों चीज़ शामिल हैं, लेकिन एंट्री ना F4 में बनी, ना F5 में बनी, ना F6 में बनी, ना F8 में, ना 9 में, तो कहाँ बचेगी फिर, धर्मशाला F7 में, है ना, जर्नल धर्मशाला F7 जर्नल। जब भी एंट्री इन 5 फंक्शन की में नहीं बनेगी और एंट्री करनी भी ज़रूरी है, तो फिर यहाँ आ जाओगे आप, ये धर्मशाला है, रेजिड्यूल हेड है, इसमें लिखते हैं ऑल क्रेडिट ट्रांजेक्शन। F7 में जो आपके पास लाइन छूटी है यहाँ पे लिख लो ऑल क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, जितने भी उधार के लेन देन हैं, लेकिन वो उन 5 में ना आ पा रहे हो, तब ध्यान ये रखना है कि उन 5 में तो नहीं फिट हो रहे, तो वो यहाँ आएंगे ऑल क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, है ना। इस क्रेडिट का मतलब है उधार का जो लेन देन है। अब आपने जो लैपटॉप खरीदे हैं, एंट्री कहाँ होगी, जर्नल में F7 में। लैपटॉप मेरा फिक्स एसेट है, और जब F7 करोगे तो ऊपर डेबिट आता है और नीचे क्रेडिट आता है। लैपटॉप अकाउंट डेबिट, HP वर्ल्ड क्रेडिट, हाँ, लैपटॉप अकाउंट डेबिट 1,60,000 रुपये, HP वर्ल्ड अकाउंट क्रेडिट 1,60,000 रुपये, क्लियर है। तो F7 इज धर्मशाला, ये नोट करो जरा एक बार।